हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपका सीटेट 2020 का पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही तेज़ी से बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो उसी को देखते हुए आपकी एकदम लास्ट में मैथ की बिल्कुल ऐसी तैयारी करने वाले हैं जिससे कि आपकी पूरी पेडोलॉजी एक बार में ही कवर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथ पेडोलॉजी, गणित के शिक्षा शास्त्र की, जहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल छांट कर पूरे सभी प्रश्नों का निचोड़ निकाला गया है और वही आप सभी लोगों के लिए आज बीच में लेकर आए हैं। तो इस क्लास को सभी लोग जरूर देखिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी पूरी तैयारी के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल ऐप सफलता मंत्र से डाउनलोड करनी होगी, जो कि बिल्कुल फ्री में दी गई है। तो यदि आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो, आज ही अभी तुरंत जाइए, नीचे लिंक दिया गया है, हमारी मोबाइल ऐप को ज्वाइन करिए और वहां पर आपको जल्द ही सुपर टेट की कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करके जुड़ जाइए आज ही और अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए। तो पूरे सिलेबस का निचोड़ देखिए, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी अपनी तैयारी में लग जाइए। पहला पॉइंट आपके सामने है, वन लाइनर वे में आपको सभी क्वेश्चंस लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या लिखा गया, दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब कोई बालक दशमलव की त्रुटि करता है उसको दूर करने के लिए संख्या चार्ट यानी कि ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पद्धति के माध्यम से हम बच्चों की दशमलव संबंधी गलतियों को दूर कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोती और माला, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, दो दशमलव की संख्याओं के योग की पढ़ाने के लिए। जब हम बात करते हैं दो दशमलव के अंकों की, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम क्या कर देते हैं, मोती और माला का उपयोग करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, गणित के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। क्रम सहित आपको दिया गया है। पद हो गया, फिर प्रत्यय हो गया, इसके बाद सूत्र हो गया, फिर सिद्धांत और चिन्ह। ये आपका पूरा क्रम लिखा गया जो कि गणित के प्रमुख अंग हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कम से कम समय में आपको एक एक करके सभी कुछ कवर कराएंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स किसकी पुस्तक है और इसमें किसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स बुक के राइटर का क्या नाम है, देखिए जल्दी से। इनका नाम है पामेला लाइवेक। इन्होंने ये बुक लिखी है और इन्होंने अपनी बुक में ईएलपीएस सीक्वेंस का जिक्र किया है। तो दोस्तों, ईएलपीएस एक ये पढ़ाने का सिंबल होता है, पढ़ाने का तरीका होता है कि क्या पूरा आपका सिस्टम होता, किस आधार पर हम लोग बच्चों को पढ़ा सके हैं, जिसके आधार पर आपको लिसनिंग करके पूरा, जो हम कह सकते हैं हम लोग, एक पूरा सुवोपली का सिस्टम होता है, वही आपको लिखा गया है। किस आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा वो दिया गया है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अधिगम संबंधी त्रुटियों कमियों को दूर करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिर्फ मैथ के लिए ही नहीं, अन्य सभी पेडोलॉजी में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलता है। क्या दिया गया, अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। 3 परीक्षण बताए गए थे, उपलब्धि, उपचारात्मक और निदानात्मक। तो हम दूर करने के लिए उपचारात्मक, जो हम परीक्षण, एक उपलब्धि परीक्षण होता है जो कि बच्चे को पहचानने के लिए उसने कितना सीखा है, फिर उसमें जो कमियां आई हैं उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक। और अगला क्वेश्चन आपका इसके पहले का परीक्षण है, उसका नाम है गणित संबंधी गलतियों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे निदानात्मक कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि कौन सा परीक्षण गलतियों को पहचानने में मदद करता है और कौन सा परीक्षण गलतियों को दूर करने में। तो यही आपको डाउट क्लियर कर लेना है कि जब हम गलतियों को ढूंढते हैं, गलतियों का पता लगाते हैं, तो वहाँ पर आपका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और जब हमको गलतियाँ मिल जाती हैं तो उनको दूर करने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही आप लोगों को अलग अलग वे में तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चिंतन में प्रश्न मुक्त उत्तर वाले होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक आपका बंद उत्तर वाला प्रश्न, बद्ध उत्तर वाला होता है, एक आपका मुक्त उत्तर वाला। मुक्त यानी कि उसके कई आंसर हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, उस प्रश्न को हल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और सबसे आपका आंसर जो आएगा कैसा आएगा,
का बिल्कुल करेक्ट आएगा वो आपका क्या होता है, मुक्त तरीका होता है। और जो आपके बद्ध उत्तर होते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही आपको करना होता है जैसे कि आपको बताया गया होता, वही उसकी ट्रिक होती है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे हम अपने दिमाग लगा करके सृजनात्मक तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा चिंतन फैक्ट पर आधारित होता है, यानी कि एग्जैक्ट सेम टू सेम वही है, यानी कि आपको बताया गया है कि 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो ये क्या आपका फैक्ट है, इसमें कोई आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। कल शाम की 6:30 बजे की लाइव क्लास में हमने आपको इसका क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था गिलफोर्ड एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिसारी चिंतन को क्या माना था, सृजनात्मकता से जोड़ा था, सृजनात्मक माना था। बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, उन सभी ने अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता से जोड़ा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। और दोस्तों जब आपका एग्जाम हो जाए एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या पूरे 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि सेम टू सेम आपको हर बार जो पेपर मिलता है, जो क्वेश्चंस मिलते हैं, पूरे के पूरे यही क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने के लिए। 10 ग्राम नाम याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जियो बोर्ड का। ये जियो बोर्ड और 10 ग्राम ये आकृतियों को संकलित करने के लिए, आकृतियों को स्पष्ट कराने के लिए आपका चार्ट कह सकते हैं, बोर्ड टाइप का होता है। इसमें आकृतियां होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आकृतियों की पहचान कराने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भिन्नों की अवधारणा को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वृत्तीय किट का प्रयोग किस लिए करते हैं, भिन्नों की अवधारणा को, जो हम भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं वृत्तीय किट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2D आकृति तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं ग्राफ पेपर का प्रयोग। आपने देखा होगा दोस्तों, 2D आकृतियों का जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो उनकी जब हम तुलना करते हैं आपस में, उनका जब अनुपात या तुलनात्मक रूप निकालते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, याद करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, यूपी टेट और सुपर टेट की आपकी मैथ की तैयारी के लिए एकदम ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए गए, क्वेश्चन आंसर सहित आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं। सीटेट का पेपर संपन्न होने दीजिए, आपको पूरा सुपर टेट का कोर्स मिलेगा, पूरी आपकी 100% तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पर, तो सभी लोग जरूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किसमें मदद करती हैं, जो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां पढ़ाई जाती हैं ये मुख्य रूप से किसमें मदद करती हैं, तो इस समस्याओं को सुलझाने के कौशल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहेलियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, बालकों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसका आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद किसका परिचय देना चाहिए, तो बच्चों में संख्या ज्ञान का विकास करने के लिए हम क्या शून्य से स्टार्ट करते हैं, सबसे करने के बाद क्या परिचय देना चाहिए, शून्य का परिचय देना चाहिए। शून्य क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, कहाँ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी चीजें बच्चे को ज्ञान में आनी चाहिए, उसको समझानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं, तो अंक गणित की मूलभूत यानी कि जो बिल्कुल बेसिक संक्रियाएं हैं, उसमें आपका योग हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया। घटाने को व्यवकलन का नाम भी दिया जाता है, क्या कहते हैं, व्यवकलन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए कम से कम समय में पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित कक्षा में संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये होता है कम्युनिकेशन। इंग्लिश में जो हम कम्युनिकेशन कहते हैं उसी को हम हिंदी की शुद्ध भाषा में संप्रेषण कहते हैं, यानी कि अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो जब गणित की बात हो रही होगी तो गणित में क्या होता है, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना आपका गणित में संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परावर्तन की ज्यामितीय संक्रियाओं की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संक्रियाओं के लिए
हम क्या करते हैं, बिंदु सीट यानी कि डॉट पेपर जो होता है उसके व्यवहार कौशल उपकरणों की, डॉट पेपर से जो संबंधित आपके उपकरण होते हैं, जो उसके व्यवहार कौशल को समझने वाले उपकरण होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है सममिति और परावर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता है। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर एक गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उसकी विशेषता होनी चाहिए कि अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाए। संदर्भ के माध्यम से जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो वो बात बच्चे को अधिक समझ में आएगी। देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा हमने लिखा है सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट होगी, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा, सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कम से कम 5 नंबर आपका सीटेट हर बार देकर जाता है। तो इसमें कक्षा कक्ष की में की गई पढ़ाई बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने को सहायक हो, यानी कि उनको ऐसी चीज़ पढ़ाई जाए, उनके लिए ऐसी चीज़ उपयोगी हो कि वो आगे के अपने दैनिक जीवन में अन्य चरणों में, अन्य जगहों पर इस चीज़ का प्रयोग कर सकें, दैनिक जीवन में इस चीज़ को मदद ले सकें जब उनको इसकी ज़रूरत हो। ऐसी गणित की शिक्षा को केंद्र मान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग कितना होगा। ये कितने का मतलब है, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, या कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन आपके सामने, दो विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या है। आप सीधे सीधे निकाल कर देख लीजिए, विषम संख्या आपकी जो कि दो से ना विभाजित हो रही हो वो विषम संख्या, जो कि दो से विभाजित हो रही है वो सम संख्या, यानी कि इवन आपकी सम संख्या होती है, ऑड आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो जब हम कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, तो ये आपकी क्या 4 हो गई। इसमें कोई सम संख्या जोड़ देते हैं 2, यानी कि 6 निकल कर सामने आ गई। अब इसी प्रकार से आप लोग दोबारा से करके देखिएगा, कोई भी एक सम संख्या और दो विषम संख्याओं को जोड़िएगा और इसका आंसर आएगा हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कैसी मिलेगी, हमेशा आपको सम संख्या देखने को मिलेगी, ये इस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों, किसी संख्या का जब हम दशमलव का निरूपण करेंगे, दशमलव को रखेंगे, तो दशमलव के पहले आपको स्थानीय मान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान को स्पष्ट कर रहा हो, यानी कि संख्या किस स्थान पर रखी गई है, इकाई के स्थान पर, दहाई के, सैकड़े पर, या किस स्थान पर है। ये कहाँ से स्पष्ट होता, तो ये आपके स्थानीय मान से स्पष्ट होता है। कम से कम 2 अंक आपके इस टॉपिक से भी जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप किसमें किया जाता है, किसमें सहायक होता है। तो हमने आपको ऊपर बताया था 10 ग्राम किसके लिए, 2D आकृतियों के लिए होता है, यानी कि स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए, कि बालक को जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक उसकी जो समझ मजबूत होनी चाहिए, जो उसके एक कह सकते हैं हम लोग उसकी योग्यता के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए हम इन सभी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। अंतर्गत आती हैं आपके टीएलएम के अंतर्गत आ जाती हैं आपकी टीचिंग जो के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल होता है, जो सहायक सामग्री होती है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहे और हमेशा याद बना रहे। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के छात्रों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के योग में कठिनाई का, यानी कि कक्षा 2 में बालक हासिल के 2 अंकों की संख्याओं का योग में उसे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, कि बच्चों के पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। जब हम हासिल लगाते हैं, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें वही संख्या को फिर से जोड़ रहे हैं जो हमारी हासिल में आई है। तो पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। हिंदी के कुछ सेंटेंस आपको सीटेट में जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बिल्कुल घुमा देते हैं, आपको बिल्कुल हिला देते हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना है। अगला क्वेश्चन, गणित की को समझने या गणना करने में कठिनाई किस अक्षमता को दर्शाती है। ये डिसकैलकुलिया को दर्शाती है। हमने आपको कल की लाइव क्लास में बताया था। आपको बता दें, डेली शाम को 6:30 बजे आपके लिए एक लाइव क्लास लाते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। डेली इस लाइव क्लास से अधिक संख्या में जुड़ते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, गणितीय विकार को, गणित संबंधी क्षमता को हम डिसकैलकुलिया का नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन,
आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, गणितीय कक्षा में हस्तचालकों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसका? हस्तचालकों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? गणितीय विचारों को प्रदर्शित करना व गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए, गणित के जो विचार हैं उनको समझाने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए, और गणित की जो समझ है, जो नॉलेज है बच्चे को, उसको निर्माण करने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? गणितीय कक्षा में हस्तचालकों का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विभाजनी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। विभाजनी जो होती है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रेखाखंड की लंबाई कितनी है, ये हम विभाजनी के माध्यम से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित के लिए क्या साधन है? कोई बालक है दृष्टिबाधित है, उसे दिखने में समस्या होती है, वो देख नहीं सकता, तो उनके लिए गणित है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। हम किसी भी बालक को कुछ भी पढ़ने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकते हैं, हमेशा उसको मोटिवेट कर सकते हैं, हमेशा उसका स्वागत कर सकते हैं और नई नई विधियों से उसको पढ़ा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बालक को गणित टेलर का क्या गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके जो उसे समझ में आ रही हो, उसको अच्छे से क्लियर हो रही हो, उसको छू कर वो पहचान सकता हो, उसको देख कर उसको महसूस करके पहचान सकता हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा गया देखिए, 64 ऊपर है 23 नीचे और माइनस करके क्या लिख दिया गया? 43। कैसे लिख दिया गया? क्योंकि यहाँ 7 में से 3 घटा दिया गया तो यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ 6 में से 2 घटा दिया गया तो 4 हो गया। एक बच्चे में इस प्रकार से घटाया, तो इसका क्या मतलब है? बच्चा घटा तो रहा है लेकिन ऐसी गलती कर रहा है, इकाई के अंक की गलती कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। स्थानीय मान के बारे में उसकी जो अवधारणा है, उसने जो अपनी कॉन्सेप्ट बताई है, वो बिल्कुल गलत है। इस वजह से वो नहीं घटा पा रहा। घटाने के लिए मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो आपका स्थानीय मान ही होता है। तो बच्चे की घटाने की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में जो गलत है वो क्या है? उसकी धारणा है। धारणा गलत होने के कारण वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा। अगला क्वेश्चन, बच्चे की गिनती के कौशल की विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? गिनती का कौशल, हम यानी कि बच्चे को गिनती सिखाना चाहते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या विकसित करना जरूरी है? तो संख्याओं की क्रमबद्धता, समूह बनाना और एक एक योग्यता, ये क्या है? ये बच्चे की गिनती के कौशल के लिए, यानी कि सबसे मेन चीज क्या है? सीरियल आना चाहिए, सीरियल नंबर यानी कि क्रमबद्धता आनी चाहिए। दूसरा ग्रुप बना सकते हो, और तीसरा आपका एक योग्यता हो। कह सकते हैं बच्चे के विकसित करने के लिए एक तरीका है, एक इम्पॉर्टेंट वे है जो हम बच्चों को मदद दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए जल्दी से दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन, कि गणित की कक्षाओं में बच्चों के एक विषम समूह को संभालने के लिए क्या करेंगे? गणित की क्लास है, उसमें बच्चों का विषम समूह है, इसको पहचानने के लिए हम क्या उपाय, क्या बदलाव कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करेंगे ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यानी क्या, गणित की क्लास है, उसमें बच्चों का एक विषम समूह है, उसको पहचानने के लिए, उसको हम समझाने के लिए। विषम समूह का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा समूह जिसमें कमजोर बच्चे हैं, जिनमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों को सही करने के लिए हम क्या कर देंगे? इनके समूह को अन्य समूहों के साथ आपस में बांट देंगे ताकि इनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ भी शेयर हो जाएं और ये आराम से चीज़ों को समझ सकें, इनके अंदर का डर को समाप्त किया जा सके। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, वेन हिले के अनुसार ज्यामिति में समझने के 5 स्तर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका दृश्य हो गया, विश्लेषण हो गया, अमूर्त हो गया, उपलब्धि परीक्षण और हो गया। मुख्य रूप से वैन हिले के अनुसार जो इन्होंने स्तर बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जो छूट गए वो आपको आगे क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो हमने ऊपर बताया था, नैदानिक क्या करता है? ये गलतियों को पहले ढूंढता है। उपलब्धि परीक्षण क्या करता है? जो बालक ने सीखा है उसको पहचानने में मदद करता है। यानी कि मेन चीज़ क्या है? इनका मोटिव ही अलग अलग है, इनका उद्देश्य जो है वही बिल्कुल अलग अलग है। उपलब्धि परीक्षण हम इसलिए करते हैं कि बालक को जो भी सिखाया गया, जिसमें उनको मदद की गई है, वो उस चीज़ को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? ये आपका उपलब्धि परीक्षण। इसके बाद जो बालक नहीं सीख रहे हैं, आखिर उनमें
प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम नैदानिक परीक्षण कह देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये उद्देश्य अलग अलग हैं दोनों के। इसी प्रकार से उपचारात्मक का उद्देश्य भी अलग है। उपचारात्मक का उद्देश्य क्या है, जो नैदानिक में गलतियाँ ढूंढी गई हैं, जो प्रॉब्लम्स ढूंढी गई उनको दूर करना आपका उपचारात्मक के अंतर्गत आता है। वैन हिले का संबंध किससे है? वैन हिले तो ये आपके ज्यामितीय अधिगम से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं, याद कराए दे रहे हैं, जरूर समझ लीजिएगा। एकदम सिलेक्टेड है, डेली क्लास लाते हैं। सुपर टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सी टेट रिवीजन की पूरी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार उस प्लेलिस्ट को देखेगा। 1000 प्रश्नों की पेडागोजी की सीरीज आ चुकी है, सबकी प्लेलिस्ट बिल्कुल तैयार रखी हुई है, लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग वहां पर जा करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऐप से जरूर दोस्तों आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है क्लास में कंप्लीट पूरे क्वेश्चंस ना हो पाए, लेकिन वहां आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है, तो बच्चा वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है? तो ये चाक्षुषीकरण पर है। ऊपर हमने आपको दोस्तों स्तर बताए थे, उसमें एक स्तर आपका चाक्षुषीकरण पर भी है। चाक्षुषीकरण क्या होता है? यानी कि जहां पर बच्चा उनकी दिखावट को, उनकी जो जो चीज़ उनको आकृति उनको दिखाई गई है, उनको वर्गीकृत कर ले कि ये सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्राइंगल है। ये चीज़ें जब पहचान लेता तो वो चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को देखकर समझना। अगला क्वेश्चन आपका, संरक्षण, वर्गीकरण, वर्ग, समावेशन किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपके प्रारंभिक संख्या की संकल्पना, जो हमारा बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिक सिस्टम है, उसकी संकल्पना को समझने के लिए हम क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और वर्ग समावेशन करते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों छात्रों के लिए क्या करेंगे? आपकी क्लास कैसी समावेशित है, यानी कि इंक्लूसिव है, और आपके में कुछ बच्चे कैसे हैं? दृष्टिबाधित हैं। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली व साधनों का प्रयोग करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि बालक को कभी भी मना नहीं करना है कि उसने क्या सीखा या क्या उसको नहीं आता है। हमको हमेशा बालक को मोटिवेट करना और सभी छात्रों को एक साथ बैठालकर एक स्थान पर शिक्षण कार्य कराना, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन में, लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? तो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान करने की योग्यता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा गया कि आपको यही करना, यदि आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं, हम उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? लचीलापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, विषय पढ़ाने के लिए क्या श्रेणी क्रम होना चाहिए? लंबाई को मापना, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या श्रेणी सेमी जो आपका श्रेणी का क्रम है, जो उसका सीरियल है, वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना। पहले तुलना करना, फिर अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, फिर हम क्या करेंगे? प्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे, और अंत में क्या कर देंगे? प्राथमिक इकाई को विकसित करना। ये आपका प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, यानी कि अलग अलग आपकी रीडिंग लेना, फिर उनमें से जो सबसे प्रमाणित रीडिंग है उसको जो सॉल्व करने का तरीका है उसके साथ ले जा करके उस प्रामाणिक इकाई को विकसित कर देंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों एवं दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं करने में समर्थ है, तो वह किस अवस्था में है? ये आपका संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो तो उसका क्या अक्षमता है? जब बालक को पढ़ने में क्षमता होगी, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपका पठन विकार या पठन अक्षमता या फिर डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। 1 नंबर आपको दे जाएगा। बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों ये आपके 39 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस को हम और जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तुरंत जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली आपको हमारे टेलीग्राम पर लिंक मिलते रहते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे मोबाइल ऐप से भी तुरंत जा करके इसकी पीडीएफ और जो हमने कथन वाली क्लास पढ़ाई थी उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पूरी 100% तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो या क्लास कैसी लगी है बताने के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।